हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? बच्चों, आवाज आ रही है? चलो। आज हम पढ़ेंगे रूबल खाली मरुस्थल। रूबल खाली मरुस्थल। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का RW परिवार के इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए तो शुरुआत करते हैं। और हाँ, अभी मैं दिख रही होंगी आपको। चलिए जी, वेरी गुड आफ्टरनून। नहीं, ज्योग्राफी की क्लास नहीं है, हिस्ट्री की ही क्लास हो रही है। वॉइस आ रही है, एकदम से वॉइस आ रही है, बिल्कुल सही वॉइस आ रही है। ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप लोग जो हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। वॉइस नॉट क्लियर? और किसको लग रहा है भाई वॉइस नॉट क्लियर? सबसे पहले तो मुझे थोड़ा वॉइस के बारे में आप लोग बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? तो ऑल क्लियर, बढ़े फिर आगे। वॉइस कम आ रही है? आई वॉइस तो ठीक है बच्चा। वॉइस नहीं आ रही है? अरे बेटा, वॉइस आ तो रही है, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, चलो। चलिए तो फिर बढ़ते हैं। थोड़ा सा अपनी तरफ से भी डिवाइस पे वॉइस बढ़ा लेना, बाकी सब ऑल ओके हैं। ठीक है, चलो। हाँ जी, तो बढ़ते हैं। और पिछली क्लास में हम जो है पढ़ रहे थे किसके बारे में? चार आर्य सत्य के बारे में। याद है आप लोगों को? पिछली क्लास आप लोगों ने देखी होगी, उसको रिवाइज भी किया होगा। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, है ना? तो जब हम बात करते हैं चार आर्य सत्य के बारे में, चार आर्य सत्य जो कि मैं पढ़ा चुकी हूं, जैसे इंग्लिश में कहेंगे फोर नोबल ट्रुथ, है ना? यही तो था। तो ये हम जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम बढ़ने वाले हैं। चार आर्य सत्य। इसके अलावा एक चीज और थी, है ना? एक चीज और थी कि हाँ, एकदम सब बढ़िया जा रहा है, बड़े अब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट मत करना। ये चार आर्य सत्य जो थे, इससे पहले हमने त्रिरत्न की बात की थी, है ना? त्रिरत्न में मैंने आपको क्या बताया था? जल्दी से बताओ, जल्दी से आप बताइए। हाँ, त्रिरत्ना ही मैं आने वाली हूँ। नहीं, सैटरडे को क्लास नहीं हुई थी। ठीक है,
तो इससे पहले मैंने आपको त्रिरत्ना के बारे में कहा था कि गौतम बुद्ध जी की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि जो दुनिया है, जो संसार है, ये दुखों से भरा हुआ है। दुख का कारण है हमारी इच्छाएं, हमारा अज्ञान। इसे निवारण हमें जो है, मतलब इस दुख से हमें मतलब छूटना कहते हुए कहो कि हम इसे बाहर निकल सकते हैं, हम अपनी जो दुख के कारण हैं इनका निवारण हम कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने त्रिरत्न बताए थे। तो त्रिरत्न इसी में ही पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा सा कि त्रिरत्न क्या है, और फिर उसके बाद आएंगे 4 नोबल ट्रुथ की तरफ। ठीक है, तो आप लोग बताओ, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था त्रिरत्न के बारे में, तो वो त्रिरत्न क्या हो जाएंगे देखते हैं कौन बताएगा। तो पहला हो जाता है बुद्ध, है ना, पहला क्या हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, धम्म हो जाएगा, और तीसरा है संघ। बुद्ध का मतलब क्या है, बुद्ध का मतलब है शिक्षक, है ना, टीचर। इसमें क्या है, जो आपका धम्म है इसमें बौद्ध धर्म के शिक्षा और सिद्धांत के बारे में बात की गई है। ठीक है, और जो तीसरा वाला है ये संघ, इसका मतलब होता है जो फॉलोअर्स हैं, जो अनुयायी हैं, इनका क्या, समुदाय। साथ ही में संघ में प्रवेश के बारे में भी मैंने आपको कुछ बताया था कि अगर आप संघ में प्रवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए जो प्रवेश की आयु थी, प्रवेश की आयु कितनी बताई थी मैंने, आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। सेकेंड थिंग ये कहा था कि प्रवेश के लिए एक संस्कार किया जाता है जिसे हम उपसंपदा संस्कार कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीजें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, हाँ जी, सभी का स्वागत है। तो ये हो गया आपका त्रिरत्न। इसके बाद हमारे थे 4 नोबल ट्रुथ, जो कि हम पहले पढ़ा है ना हमने, बताओ जल्दी से। तो 4 नोबल ट्रुथ में जो है कहा, पहला क्या था कि पहला है दुख है। ठीक है, दूसरा क्या था कि दुख का क्या होता है, दुख का कारण होता है, दुख समूह या दुख समुदाय कहा जाएगा। तो दुख समुदाय इसका मतलब है दुख का कारण होता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये कहता है दुख निरोध, है ना, दुख निरोध। इसका मतलब क्या है कि दुख का अंत क्या है, संभव है, दुख का अंत संभव है। यही हम पढ़ रहे थे और इसी के लिए हमने त्रिरत्ना पढ़ा था। इसको मैं सीक्वेंस में रख दूंगी। ठीक है, चौथा क्या था, चौथा था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, तो दुख अंत हेतु अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, साथ ही में दशशील सिद्धांत। अच्छा ठीक है रूप सागर, ठीक है, तो मैं इसको सीक्वेंस में अब रख दे रही हूं। इसके बाद है हमारा त्रिरत्न। ठीक है, अब ये पहला तो हो गया त्रिरत्न, इसके अलावा हम पढ़ेंगे दूसरा अष्टांगिक मार्ग, और तीसरा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, दशशील के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अरे बुद्धिज्म में ही बेटा, इसी में ही पढ़ रहे हैं हम, त्रिरत्न इसी में है। ठीक है, चल अब बढ़े आगे। अब जो है पढ़ लेते हैं किसके बारे में, यहाँ पर पढ़ लेते हैं आपके अष्टांगिक मार्ग। तो इंग्लिश वाले में आराम से देखकर, मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें इश्यू होता है मैम इंग्लिश में नहीं लिख रहे हो, तो इसलिए इंग्लिश में भी आज आपकी चीजें रख दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ अब हम पढ़ने वाले हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे दशशील के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, जल्दी से बताओ। पेन सही है और मोटा किया जाए, ये बताओ सबसे पहले आप लोग मुझे। पेन ठीक है, बढ़े अब आगे हम। 8 अष्टांगिक मार्ग है, बिल्कुल सही है भाई, आपके 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। पहला क्या हो जाएगा, हिंदी में हम कहेंगे सबके साथ सम्यक लगा हुआ है। पहला क्या है आपके लिए, सम्यक दृष्टि है ना, क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा सम्यक दृष्टि। दूसरा क्या हो जाएगा, सम्यक सभी के साथ लगा होगा, 6, 7, 8 जैसे भी हम पढ़ेंगे।
अगला क्या आ जाएगा, सम्यक संकल्प आ जाएगा दूसरा। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। तीसरा हो जाएगा सम्यक वाणी, ठीक है। चौथा क्या आ जाएगा, सम्यक कर्मांत। पांचवा क्या आ जाएगा, सम्यक आजीव। और छठा हो जाएगा सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम। उसके बाद सातवां क्या है, सम्यक क्या आना चाहिए, समृद्धि आ जाएगा, समृद्धि आ जाएगा। सम्यक यहाँ पर भी लिखा हुआ है सम्यक संकल्प है। उसके बाद राइट स्पीच मतलब सम्यक समृद्धि, स्मृति होगा नॉट समृद्धि, स्मृति, ठीक है। और आठवां आ जाएगा सम्यक सम्यक समाधि। ये हो गए आपके 8, ठीक है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा आपका, अगर हम देखें 8 के 8 दिए गए हैं। राइट मेडिटेशन है, राइट विजन है, राइट रिजॉल्व है, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट है, राइट मीन्स ऑफ लिवलीहुड है, इसके अलावा राइट एफर्ट एंड राइट माइंडफुलनेस। ये हो गए आपके 8 अष्टांगिक मार्ग। इसके बाद जो है इन्होंने अष्टांगिक मार्ग के लिए भी 10 शील बताए थे। अब वो 10 शील क्या होंगे उन्हें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जब ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तब उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चे। अब आते हैं यहाँ पर 10 शील और पढ़ लेते हैं। एंड मोरालिटी के लिए है ना, ये क्या है, मोरालिटी के लिए जो है कि एजुकेशन है। अब इनको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या इन्होंने 10 शील में बताया है, ठीक है। पहला हम कहेंगे कि अहिंसा। क्या कहा है इन्होंने, पहला कहा है अहिंसा, किसी को मारना नहीं है, ये बात इन्होंने कहा है। इंग्लिश में इसे कहेंगे एब्स्टेनिंग। क्या कहेंगे, एब्स्टेनिंग फ्रॉम फ्रॉम टेकिंग लाइफ, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में चल रहे हैं तो कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। सेकंड पर क्या आ जाएगा, अस्तेय आ जाएगा। अस्तेय का अर्थ क्या होता है, चोरी ना करना। क्या ना करना, चोरी ना करना। ये हो गया आपका सेकंड। इसको हम कहेंगे इंग्लिश में एब्स्टेनिंग, एब्स्टेनिंग फ्रॉम स्टीलिंग, ठीक है। थर्ड पर क्या आ जाएगा, अस्तेय हो गया और उसके बाद आएगा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ठीक है। फोर्थ पर क्या आएगा, फोर्थ पर आ जाएगा सत्य। फिफ्थ पर आएगा भाई आपका नशा ना करना। क्या आ जाएगा, नशा ना करना। पूछा कैसे जाएगा वो हम आगे क्वेश्चन मैंने बोला है, थोड़ा पेशेंसली देख सुना करो बात। टॉपिक कंप्लीट होने दो, देन उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगी, जैसे पहले चैप्टर से क्वेश्चन रखे थे ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चल यहाँ पर ब्रह्मचर्य का मतलब क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ भाई, इंग्लिश में क्या आएगा, यही होगा ना, एब्स्टेनिंग फ्रॉम अनचैस्टिटी, ठीक है। उसके बाद सत्य क्या हो जाएगा भाई, स्पीक ट्रूथ, है ना, मतलब हमें फॉल्स ट्रूथ से बचना है, फॉल्स स्पीच से बचना है, फॉल्स ट्रूथ से नहीं। एब्स्टेनिंग फ्रॉम फॉल्स स्पीच, ये हो गया आपका फोर्थ नंबर। नशा ना करना, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई आपका, टॉक्सिक जो चीजें हैं उनसे बचना है, इंटॉक्सिकेंट बनेंगे, ठीक है। एब्स्टेनिंग फ्रॉम फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट, ठीक है, इंटॉक्सिकेंट्स जाएगा। ये हो गए आपके 5। अरे यार इसको क्या हुआ, चल अगले पेज पे ऐड कर लेते हैं बाकी चीजें।
बाकी मैं आपके डाउट्स लूंगी इसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो ये हो गए 5। आगे आते हैं 6 नंबर पर। तो 6 नंबर पर क्या कहा गया है? 6 नंबर पर कहा गया है असमय भोजन न करना। असमय भोजन न करना, ठीक है। 7वें नंबर पर 8वां, 9वां और 10वां। इसके बाद क्या आ जाएगा भाई? मनोरंजन से दूर रहना है। आगे क्या आ जाएगा? मनोरंजन से दूर रहें, ठीक है। इसके अलावा कहा गया है विलासिता का जो बिस्तर है ना, विलासिता से भी दूर मतलब एक कहते हैं भाई हम अच्छे से सोना चाहते हैं तो बढ़िया बेड को आपको त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद जो है सादा बिस्तर की बात कही गई है। विलासिता की चीजें हैं भाई बहुत सारी, है ना। अच्छा खाना पीना रहना रहना सब जो है हमें हटाना पड़ेगा। उसके बाद आगे आ जाएगा धन का त्याग। ये हो गए आपके 10। इनको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जो है कहते हैं ना कि भी अलग जो टाइम होता है, मतलब कभी भी खा लेना, उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? बताओ भाई। एक तरीके से कहेंगे इन प्रॉपर टाइम पर, एब्स्टेनिंग फ्रॉम ईटिंग इन प्रॉपर टाइम, इन प्रॉपर टाइम, ठीक है। यहां पर आ जाएगा एब्स्टेनिंग फ्रॉम, आगे क्या आएगा भाई? डांसिंग एंड म्यूजिक। यही तो है मनोरंजन के साधन, ठीक है। इसके अलावा विलासिता का त्याग, इसका मतलब क्या होगा भाई? यहाँ पर हम कहेंगे परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, इन सबको है हमें क्या करना है? अपने आप से दूर कर देना है। एब्स्टेनिंग फ्रॉम कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स, ठीक है। और लास्ट ये सादा बिस्तर में क्या आ जाएगा? इसमें हम कहेंगे लग्जरियस बेड को हमें क्या करना है? हटा देना है। एब्स्टेनिंग फ्रॉम यूजिंग लग्जूरियस बेड। और लास्ट वाला क्या कहता है? धन का त्याग करना है ना। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा भाई? सिल्वर जो चीजें हैं हमारी, सोना चांदी है, उनको हमें क्या करना है? अपने आप से दूर करना है। एब्स्टेनिंग फ्रॉम गोल्ड एंड एक्सेप्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। ये हो गए आपके 10 सील। अच्छा ठीक है, आगे से क्वेश्चन भी बता दिया करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ये 10 सील जो है इनको भी याद कर लेना। असांगिंग मार्ग से भी क्वेश्चन आता है। अब बढ़ेंगे जो है थोड़ा सा किसकी तरफ? बौद्ध संगीतियों की तरफ। बाकी जो पहला चैप्टर था उसमें हमने जो है डेथ तक की चीजें कवर कर ली थी ना? और उसके बाद जो है हम आए थे एजुकेशन की तरफ। बौद्ध धर्म में जो शिक्षाएं दी गई हैं वो क्या क्या है? और उन्होंने शुरुआत की है त्रिरत्न से। देन त्रिरत्न के बाद हमने पढ़ा है 4 नोबल ट्रुथ। इसके अलावा हमने अष्टांगिक मार्ग और 10 शील को कर लिया है कंप्लीट। अब आएंगे बौद्ध संगीतियां। अब यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा विभाजन के बारे में भी, है ना। किसका मतलब? कौन सा 8वें का मतलब? आपसे कभी भी मतलब नहीं पूछा जाएगा, इसलिए टेंशन मत लेना। मैं क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगी कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसका मतलब पूछना चाह रहे हो? 8वां कौन सा वाला? ये वाला विलासिता वाला, विलासिता का त्याग। भाई आप जो है अपना जीवन अच्छा जीने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। एसी लगाते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, बढ़िया चटपटा खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं, यही सारी चीजें विलासिता है। इसी को अपनी लाइफ से हटाना है, ठीक है। चलो अब बढ़े आगे। अब आते हैं संगीतियों की तरफ। बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो है क्या होती हैं? 4 संगीतियां आयोजित होती हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म का विभाजन यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। इनसे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि कौन सी संगीति कब आयोजित हुई थी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ठीक है।
तो पहले इनकी डेट दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो बताओ। तो मैं यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ, ठीक है। अगर मान लो नहीं दिखा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हम लिख देते हैं कि जो पहली वाली थी यहीं पर मेंशन कर दूं या अलग से बताऊं, जल्दी से बताओ। प्रथम जो थी वो, उसकी डेट आपको याद रखनी है, 483 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी, ठीक है। स्थान की जब हम बात करते हैं तो ये हुआ था आपका सप्तपर्णी गुफा है, जो कि कहाँ पर है, राजगृह बिहार में है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। इसका शासक इस समय कौन था, शासक से क्वेश्चन आ रहा है। अजात शत्रु के समय जो है पहली आयोजित हुई थी, जिसका आयोजक था उसका नाम क्या था, महाकश्यप। क्या था, महाकश्यप था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है। दूसरी की यदि हम बात करें तो सेकंड में विभाजन हो जाएगा ना, क्या होगा, चौथे में भी विभाजन होगा, हीनयान महायान में, और उससे पहले भी इसका विभाजन होगा बौद्ध धर्म का। तो जो सेकंड वाली है ये आपकी फर्स्ट हो गई, सेकंड की डेट क्या है, 383 ईसा पूर्व हो जाएगी। इसका स्थान क्या हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, वैशाली जो कि बिहार में है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो यहाँ शासक हो जाएगा वो हो जाएगा कालाशोक, ठीक है। और इसका आयोजन करता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबा कामी हो जाएंगे। जिसने सुबु कामी लिखा नहीं है, सुबु कामी लिखा है, लेकिन ये सबा कामी भी दो एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है। कभी सुबु कामी और कभी सबा कामी के नाम से दिया जाता है, ठीक है। अब जो है अगर अगली बात करें जो थर्ड वाली थी, इनको मैं अलग बताऊंगी कि कहा किस नाम से विभाजन हुआ था, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है स्टार कर दीजिएगा, बिल्कुल कर देंगे। थर्ड की यदि हम बात करें, जो थर्ड आयोजित हुई थी वो हो गई आपकी पाटलिपुत्र। पहले डेट लिख ले, यहाँ डेट थोड़ी सी गलत है, उसको मैं सही कर दे रही हूँ, ठीक है, ताकि पिक्चर में देख आप ये ना कहो मैम आपने कुछ और बताया था और इसमें कुछ और है। आप जगह जगह देखोगे तो इसकी डेट अलग अलग दी गई है ना। क्या क्या दी गई, कहीं 255 है, कहीं 250 है, कहीं कहीं 251 तक दी गई है, ठीक है। तो इसकी डेट रहेगी 250 ईसा पूर्व, ठीक है। इसकी डेट हो गई 250 ईसा पूर्व में इसका आयोजन होता है, और जो इसका आयोजन का स्थान था वो था पाटलिपुत्र, ठीक है, कि कहां पर है, बिहार। इसके अलावा किसके समय पर आयोजित हुई थी, अशोक के समय इसका आयोजन हुआ था, और जो इसका आयोजन था वो था मोगलीपुत्तिस, मोगलीपुत्तिस था, ठीक है। ये हो गई आपकी थर्ड वाली, हाँ 250 होगा। उसके बाद जो है जो फोर्थ वाली है, अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ वाली यहां मेंशन कर रही हूं मैं। फोर्थ की जो समय सीमा है, मतलब समय जो है 102 ईसा पूर्व हो जाएगा। इसका स्थान है कुंडलवन, कुंडलवन जो कि कहां पर है, कश्मीर में, ठीक है। किसके समय पर, कनिष्क के समय इसका आयोजन होता है, और जिसके आयोजक थे उनका नाम था वसुमित्र, ठीक है। दिख रहा है ना सही से, बाकी आपको पीडीएफ में मिलेगा, तो सीक्वेंस में अपने नोट्स बना लीजिएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा विभाजन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि विभाजन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ तक अगर कोई डाउट किसी को तो अभी पूछे, बाद में आप जो है ग्रुप पे जाकर ये ना लिखें कि कुछ समझ नहीं आया, है ना। क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ आपको एक एक पॉइंट समझाया जाए, एक एक पॉइंट बताया जाए, बट कुछ बच्चे हैं जो एग्जैक्टली आई थिंक, देखो थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी है, थोड़ी बहुत कोशिश आपको भी करनी है, तो नहीं है कि सिर्फ मेरे पढ़ाने से आपका पेपर निकलेगा। हाँ, कंटेंट आपको दिया जाए एग्जैक्टली जो आपको पढ़ना है, तरीका मैं बता रही हूँ, ये चीजें पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, बट बेटा एग्जाम में आप अपीयर होंगे, ठीक है। तो मेहनत करने से पीछे मत हटिए। पहली बार जब हिस्ट्री पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, ऊपर से चली जाती हैं, तो कोई बात नहीं हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बस रीजन करना है, कोई टर्म समझ में ना है तो बता देना, ठीक है। बढ़े अब जो है यहाँ पर, तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर जो है एक ऐसा समय आएगा
जब दूसरी शताब्दी में, है ना, सॉरी दूसरी संगीति में क्या होगा, विभाजन देखने को मिलेगा। अब वो किस तरीके से विभाजन हुआ था, बहुत कम जा रहा है हिस्ट्री भाई, ऐसा क्या समझ नहीं आ रहा है, मुझे भी जाननी है चीजें भाई, क्या समझ नहीं आ रहा है। और देखो कुछ बच्चे होंगे जिन्हें लग रहा होगा मैम कमेंट्स मत, बट बच्चा कमेंट्स लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ग्रुप में आएंगे और ये लिखेंगे कि मैम हिस्ट्री समझ नहीं आ रही, इसीलिए मैं पूछती हूँ कि बता दो क्या दिक्कत आ रही है, क्या समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन आप लोग जरूर उठाइए, ठीक है, पीपीटी से पढ़ाइए और पीपीटी अपलोड कर दीजिए, ठीक है। दीक्षा देखो बहुत से बच्चे हैं भाई जिन्हें पीपीटी से पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, इसलिए पूरा हैंड रिटन करने की कोशिश की जा रही है, आपको चीजें हैंड रिटन ही दिए जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। हाँ ये नंबर ऐड करा देंगे, और कोई डाउट किसी का तो मुझे बता दो। चलो बढ़े तो आगे, आगे और कोई डाउट किसी का, राइटिंग ठीक नहीं आती है उसे चेंज करा दो, अच्छा जी ठीक है, और कोई डाउट किसी का, स्पीड ज्यादा है, अच्छा ठीक है भाई स्पीड कम कर लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ से लाए, आ रहे कंटिन्यू। क्वेश्चन के लिए आप क्या करो, पीवाईक्यू एक प्रैक्टिस सेट, उसके बारे में पता करती हूँ एक बार ठीक से, ठीक है। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट आपका आगे भी होगा, अभी तक जो आपके क्वेश्चंस है ना, मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए थे उनको आप जो है क्या करें, रिवाइज करें, मतलब देखें क्वेश्चन कैसे कैसे आए, ठीक है। और कुछ सारा समझ में आ रहा है, चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आपको दिए भी हैं, 30+ क्वेश्चंस दिए हैं, थोड़ा सा उन्हें देख लेना। वसीम, वसीम बच्चा पीडीएफ जो है आई थिंक वो बोर्ड से शायद क्रैश हो गई है, ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है भाई, जिसका नंबर आप लोग दे रहे नंबर ऐड करा देंगे, और कोई डाउट किसी का तो मुझे बता देना। तो अब जो है हम पढ़ लेते हैं कि भाई किसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, कि जो दूसरी और चौथी वाली है ना, दूसरी और चौथी बौद्ध संगीति के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, कि वहां पर जो विभाजन हुआ था वहां से क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम्म, पहले से भी अच्छा समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, स्पीड थोड़ा कम कर दे, ओके। और कोई डाउट, और देखो टाइम कम है, टाइम कम है, इसीलिए थोड़ा सा, एक चीज और, कुछ बच्चे भी ना लिखने बैठे होंगे, हम नोट्स बना रहे हैं अभी लाइव सेशन में, उनको मैं ये कहूंगी बच्चे अभी नोट्स ना बनाए, है ना, अभी नोट्स ना बनाओ, क्योंकि अभी नोट्स बनाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। हाँ बिल्कुल ऐड करा देंगे, सबका सब लोग नंबर दे दो, टीम हमारी देख रही हो, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। और कोई डाउट, तो अब जो है पढ़ लेते हैं, कि मैंने कहा कि जो सेकंड सेकंड बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, इस सेकंड बौद्ध संगीति में पहली बार विभाजन होता है बौद्ध धर्म का, और ये टूटा, दो दो संप्रदायों में बौद्ध संप्रदाय टूटा है, बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले थे, तो दो बौद्ध संप्रदाय यहाँ से बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं, तो पहला हो जाएगा आपका स्थविरवाद, ठीक है, स्थविरवादिन जिन्हें कहा जाता है, पहला वाला, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा महासंघिक, महासंघिक, ये हो गए आपके दो जो पहली बार में टूटे थे। स्थविरवादिन में आते हैं वो वाले लोग जो कि वृद्धों की तरह, मतलब इनकी शिक्षाएं ही अलग होती थी, वृद्धों की शिक्षा में विश्वास करने वाले, विश्वास करने वाले जो लोग थे, सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन वहीं से आते हैं महायान हीनयान से, ठीक है। और इसमें जो रखा गया था, ये सेकंड जो दूसरा ग्रुप था, इसे कहा गया महान महान समुदाय के सदस्य, ठीक है। ये हो गया आपका पहली बार जो विभाजन हुआ था। फिर दोबारा से विभाजन हम देखते हैं, जब चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, कहां पर हुई थी बताओ, जल्दी से आप लोग बताओ, देखें किसको याद है। चतुर्थ बौद्ध संगीति ये कहाँ आयोजित हुई थी, इसमें भी क्या होता है, बौद्ध संप्रदाय जो है यहाँ से निकल कर आएंगे, कौन कौन से आएंगे, एक आएगा हीनयान,
ठीक है, और दूसरा आएगा महायान। महायान की एक शाखा के रूप में हम पढ़ेंगे वज्रयान को, ठीक है, एक शाखा के रूप में आएगा, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। और यहीं पर हीनयान को हम थेरवाद के रूप में भी जानते हैं। तो आगे क्वेश्चन भी जब हम पढ़ेंगे ना तब देखेंगे आप लोग, ठीक है। गरिमा बेटा वो पूरा बताया था मैंने, पूरा हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, ठीक है, एक बार उसमें देख लेना। नहीं, धौलावीरा से नहीं था वो, धौलावीरा मैंने कब बताया, बंदरगाह एक धौलावीरा था, धौलावीरा नहीं था, लोथल था एक बंदरगाह जो हुआ करता था उस टाइम पर, ठीक है। हाँ, कुंडल वन में हुई थी। तो यहाँ पर जो है दोबारा से दूसरी बार जो है हीनयान और महायान में टूटा है, ठीक है। तो यहाँ बस दिमाग में रखना है, दूसरी बार चौथी बौद्ध संगीति में और पहली बार जो है दूसरी वाली में संप्रदाय के रूप में बट गया था। पहला स्थविरवाद है और दूसरा था महासंघ, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? अब जो है पढ़ लेते हैं किसके बारे में, बौद्ध साहित्य के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। पहले संप्रदाय पढ़ लेते हैं, यहाँ संप्रदाय की बात हो रही, पहले संप्रदाय ही पढ़ लेते हैं। तो पहला पढ़ लेते हैं भाई यहाँ पर आपका हीनयान, हीनयान के बारे में, क्योंकि भगवान बुद्ध को एक संप्रदाय क्या करेगा, भगवान के रूप में पूजेगा मूर्ति बनाकर, है ना। और एक जो है इन्हें जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं वैसे पूजा करते हैं। तो वहां से भी क्वेश्चन आए कि इनमें ऐसा क्या था कि जो ये बट गए थे, ठीक है। तो इनसे भी क्वेश्चन आएगा, मैम PYQ टेस्ट में गलत हो जाते हैं, उसके लिए रिवीजन करो। अगर गलत हो रहा है तो एक ही टॉनिक है इसका, रिवीजन है। अपने क्वेश्चंस को देखो कहाँ गलती हो रही है, जहां गलती हो रही है वहां पर फिर से रिवीजन कर लो, ठीक है। चलो आते हैं यहाँ पर हीनयान के बारे में, पहले पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें ये फॉलो करते थे। तो इसको संरक्षण किसने दिया था, सम्राट अशोक के द्वारा। पहला पॉइंट जो है सम्राट अशोक का संरक्षण मिला था। जब हम अशोका को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे वो अपने बच्चों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग देशों में भेजता है। तो पहला पॉइंट हो गया कि सम्राट अशोक का संरक्षण मिला। इसके अलावा और क्या चीजें हुई थी, यहाँ पर हम कहेंगे कि इसमें ही हम देखेंगे कि थेरवाद, इसी को थेरवाद के रूप में कहेंगे, या ऐसे दे दिया जाता है कि बुद्धों का स्कूल है ना, जो वृद्ध लोग थे, बुजुर्ग थे, उनके द्वारा इसको फॉलो किया जा रहा था। तो बुजुर्गों का स्कूल ऐसे करके थेरवाद का अर्थ दिया जाता है। इसके अलावा ये जो है हम कहेंगे कि इसका मतलब प्रचार प्रसार कहाँ हुआ, तो हम देखेंगे श्रीलंका में भी इसका प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। इसके अलावा थाईलैंड हो गया, थाईलैंड के अलावा वर्तमान का म्यांमार और समय का बर्मा हो जाएगा। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में इसका प्रचार हम देखते हैं। और क्या पॉइंट पढ़ना होगा यहाँ से, और हम कहेंगे कि भाई इन्होंने जो है भगवान न मानते हुए बुद्ध को साधारण मनुष्य के रूप में माना, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, कौन से में भगवान को मतलब गौतम बुद्ध को मनुष्य रूप में माना गया है और कहाँ पर मूर्ति पूजा की गई है। तो हीनयान में हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध को साधारण मनुष्य के रूप में माना गया या स्वीकार किया गया। एक पॉइंट और है पुनर्जन्म को लेकर, एक पॉइंट और होगा इसी में ही, क्या आ जाएगा, इसमें जो है इन्होंने पुनर्जन्म को माना है कि नहीं माना है, बताओ जल्दी से। तो इन्होंने पुनर्जन्म को नहीं माना है, ठीक है। तो रूढ़िवादी लोग थे, क्या थे, रूढ़िवादी। यहाँ पर लिखा है ना बुजुर्गों का स्कूल या थेरवाद, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से भी क्वेश्चन, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो पूरा स्टार कर लो, ये वाली लाइन को तो, ठीक है, और ये वाली लाइन, ओके। तो ये हो गया आपका किससे रिलेटेड, हीनयान से रिलेटेड। और कोई पॉइंट चाहो किसी के दिमाग में आ रहा हो तो बता देना, नहीं तो बढ़ते हैं आगे महायान की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका महायान। अब आते हैं सेकंड की तरफ, महायान। अब इसमें पहला पॉइंट क्या रखेंगे, पहले में रखेंगे कि भगवान की पूजा करेंगे,
गौतम बुद्ध को भगवान माना और मूर्ति पूजा इनके द्वारा की जाएगी। ठीक है। सेकेंड, इसी में ही हम देखेंगे कि इसकी शाखा के रूप में वज्रयान एक शाखा के रूप में उभरेगा। ठीक है, जो कि बाद में हम देखेंगे 5वीं शताब्दी में मतलब एक शाखा के रूप में आता है और 10वीं से 11वीं शताब्दी तक ये तिब्बत तक पहुंच जाएगा, इतना प्रचारित होगा। ठीक है, तो 10वीं शताब्दी में इसके बारे में देखने को मिलेगा कि इसका तिब्बत तक प्रचार प्रसार होगा। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं और इसमें क्या माना गया है, इसका अगर हम कहें कि कहाँ तक महायान को कहाँ तक पूजा मतलब कौन कौन लोग फॉलो कर रहे हैं, तो जापान और चीन। अभी भी अब देखोगे तो ये वाला संप्रदाय यहाँ पर एक्टिव है। ठीक है, इसके अलावा जो वज्रयान है, वज्रयान के लोग क्या करेंगे, तंत्रवाद को फॉलो करेंगे, तंत्र मंत्र करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो तंत्रवाद पर इन्होंने जोर दिया वज्रयान ने। इसके अलावा भिक्षुक हैं, अभी तक भिक्षुक क्या करते थे, भिक्षुक को हम देखेंगे कि वो संघ में रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, अपने आप को अलग कर लेंगे। ठीक है, मुख्य धारा से अलग हो जाएंगे। अब बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग शुरुआत में कहाँ रहते थे, मठ विहार में रहते थे, लेकिन अब ये अपने आप अलग करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो एक पॉइंट और पढ़े यहाँ पर। 4th पॉइंट में क्या आ जाएगा, भिक्षुक अपने आप को क्या करेंगे, मुख्य धारा से दूर कर लेंगे। ठीक है, और कोई पॉइंट रह गया है, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हो गए हैं क्या। ठीक है, रूढ़िवादी का मतलब होता है कि जैसे कि बात करें भाई आपके घर में, जैसे अगर हम बात करें कि कुछ बातें हैं जो पुराने लोग फॉलो करते हैं ना, लड़कियों को ज्यादा मत पढ़ाओ, लड़की को वो मत सिखाओ, इस समय बाहर नहीं जाना, ये सारी चीजें, यही रूढ़िवादी होता है ना? पुरानी सोच से हम कह देते हैं वही है रूढ़िवादी। और कोई डाउट है किसी का तो बताओ। और एक बच्चे ने पूछा है मैम हीनयान में भगवान माना है ना, नहीं, साधारण मनुष्य माना है। ठीक है, यहाँ पर साधारण मनुष्य और महायान में जो है क्या माना है, पूजा की मूर्ति बनाकर। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, यहाँ ये पॉइंट याद रखना है, तंत्रवाद पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये 3 मैंने सार कर दिए हैं। अब आते हैं साहित्य की तरफ। काजल क्या समझ नहीं आ रहा है, मुझे अभी बताओ, हिस्ट्री में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बौद्ध धर्म के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया है ना, जल्दी से बताओ, कुछ भी क्या नहीं समझ में आ रहा है, मुझे भी जानना है बेटा। ऐसा क्या पढ़ लिया हिस्ट्री में अभी तक आपने जो आपको समझ नहीं आया। मान लो भाई आपको पुराना वाला पहला जो चैप्टर था वो तो डिफिकल्ट होता है, उसको मानती हूँ कि ठीक है एक बार में नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा रिवीजन करना पड़ता है, लेकिन बौद्ध धर्म में अब क्या समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में, है ना, बौद्ध साहित्य। इसमें हम देखेंगे त्रिपिटक, है ना, त्रिपिटक। और त्रिपिटक में हम देखेंगे क्या क्या भाई, पहला जो हो जाएगा हमारा कौन सा आएगा, विनय पिटक। विनय पिटक में क्या बताया गया है, सुत्त पिटक में क्या है, सुत्त पिटक। और तीसरा हो जाएगा अभिधम्म पिटक। इनसे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कुछ जात कथाएं भी हैं और 2 से 3 जो है, एक महावंश और दीप वंश है ना, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब जो है जब हम बात करते हैं किसकी, विनय पिटक की, तो इसमें जो मठ है ना, मठ के नियम और अनुशासन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सुत्त पिटक की यदि हम बात करें, इसमें हम कहेंगे कि गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो प्रवचन दिए गए, जो शिक्षाएं दी गई हैं, तो बुद्ध के प्रवचन और शिक्षा ये इसमें मिलेंगे। ठीक है, और जो अभिधम्म पिटक है इसमें बौद्ध दर्शन की व्याख्या देखने को मिलती है, दर्शन की व्याख्या। ठीक है,
इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जहां से हमें बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है, जैसे कि जातक कथाएं, है ना। क्या हो जाएगा? जातक कथाएं। इसमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें पता चलता है बौद्ध गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि इनमें से कहां से जो है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में पता चलता है। हाँ, विशेषताएं पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बता दूंगी। सोनम थोड़ा सा पेशेंस रखो। हाँ चलिए, हाँ बिल्कुल कराएंगे, ठीक है। हाँ, इसमें आते हैं यहाँ पर। अगला जो है हमारा अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट ये कहता है कि भाई एक मिलिंद पन्नो है, मिलिंद पन्नो करके, मिलिंद पन्नो एक ग्रंथ है जिसमें हम देखते हैं राजा मिलिंद है, एक भिक्षुक है नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन। इनका जो संवाद है उसके बारे में इसमें लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का ये सोर्स माना जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पर भी पढ़ने को मिलता है। सोर्सेस पढ़े थे तो उस टाइम मैंने इतना उस टाइम तो डिटेल नहीं दी थी, बस पिटक के बारे में बताया था। फिर मैंने कहा था कि जब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में तब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, अभी मठ के बारे में भी बताऊं। मठ एक तरीके से कहो जैसे भाई थोड़ा बड़ा लिखो। अच्छा ठीक है। हाँ, जैसे की बात करें भाई, मठ एक तरीके से जहां पर बौद्ध भिक्षु रहा करते हैं, गृहस्थ जीवन छोड़कर आश्रम समझ लो, है ना। मठ वो हो गया, विहार में पूजा होती है और मठ में भिक्षुक रहते हैं, ठीक है। बौद्ध विहार भी पढ़ते हो, बौद्ध मठ भी पढ़ते हो। तो विहार में पूजा अर्चना की जाती है और मठ में भिक्षुक रह रहे हैं, ये होता है मठ। हाँ, मिलिंद पन्नो की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कि राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन का संवाद है इसमें, ठीक है। अगला जो है एक और हम पढ़ेंगे, मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, महावंश और दीपवंश। ये हमें श्रीलंका के समय, जब हम श्रीलंका में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि श्रीलंका के इतिहास के साथ और बौद्ध धर्म के प्रचार का विवरण यहाँ मिलता है। बौद्ध धर्म प्रचार नहीं, प्रसार मतलब यहाँ पर श्रीलंका के इतिहास से जुड़े हुए जो हैं दो ग्रंथ हैं, जिनमें श्रीलंका का इतिहास और साथ ही में उस समय श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फॉलो किया जा रहा था, ये बातें यहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? चलो अब बताओ, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फिर बढ़ेंगे, हम थोड़ा स्तूप के बारे में भी पढ़ेंगे। और जो सिंबल्स हैं, है ना, सिंबल्स में फिर से करेक्ट कर देती हूँ। पिछली क्लास में एक बच्चा कहता कि गौतम बुद्ध जी के जन्म का प्रतीक जो है हाथी है, तो हाथी नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ सिंबल्स मैं बता देती हूँ आगे आपको, कि जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा सिंबल्स को लेकर तो आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है। जल्दी से बताओ बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? तो अब थोड़ा सा सिंबल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि गौतम बुद्ध जी की जो जीवन की घटना है, किस घटना से कौन सा प्रतीक जुड़ा हुआ है। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। टेस्ट भी शुरू कर दे, हाँ वो भी होगा, ठीक है। तो आते हैं जो है पहला, अगर हम कहें कि जब जन्म की बात होती है, पहला हो गया जन्म,
तो इसमें दिया जाता है कमल एवं सांड को। ठीक है, इसे आप कई सारे बच्चे पढ़े होंगे कई जगह, युवावस्था से रिलेट करता है ऐसा कुछ, है ना। उसके बाद जो है आप लोगों ने हाथी के बारे में पढ़ा है। तो हाथी जो है इनकी जो माता जी थी जिनका नाम था क्या, महामाया, देवी महामाया करके। तो उनको एक सपना आता है गौतम बुद्ध जी के जन्म से पहले कि एक सफेद हाथी है जो उनके गर्भ में प्रवेश कर गया है। तो उसे कहेंगे कि वो गर्भ धारण के प्रतीक के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो जन्म, और अगर हम बात करें भाई मृत्यु की भी बात करेंगे तो सारे देखेंगे। अच्छा, ग्रह त्याग का बताओ, इसके बाद जो बड़ी घटना है वो है ग्रह त्याग। इसमें क्या प्रतीक बताया था मैंने आपको, अगर हम कहें भाई ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक, ये क्या बताया था। इसके अलावा जब इन्होंने उपदेश देना शुरू किया तो उस समय क्या प्रतीक बताया था, ये तो कुछ मैं बता चुकी हूं आपको। हाँ, हाथी गर्भावस्था वाला होगा। ठीक है, तो जब हाथी की बात करेंगे तो उसको मैं अलग से लिखूंगी। यहाँ बताओ, ग्रह त्याग का हो जाता है घोड़ा, बिल्कुल सही। ठीक है, जब ज्ञान प्राप्ति की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, बोधि वृक्ष आ जाएगा। और जब उपदेश की बात करेंगे तो इसमें क्या रखा गया है, धर्म चक्र। इस घटना को भी क्या कहा गया था, इस घटना को क्या कहा गया था, ये बताओ जल्दी। पीपल होगा, ओके। और किसको लग रहा है भाई पीपल होगा, यहाँ पर, यहाँ पीपल लिख दो, कहना चाह रहे हैं कुछ बच्चे। चलो देखते हैं भाई कौन पीपल बता रहा है, और बाकी सब क्या बताएंगे, बोधि वृक्ष लिखो या पीपल लिखो, बताओ भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हो गया उपदेश तक। उसके बाद आते हैं, उपदेश हो गया है, मृत्यु। मृत्यु का क्या रखा गया है, तो मृत्यु को हम देखते हैं कि भाई मठ, मठ को कहा गया है, या स्तूप, मठ ना कहते हुए स्तूपा कहो, स्तूप जो बने हुए हैं वो इनके अवशेषों से रिलेट करते हैं। पद चिन्ह भी बताया जाता है, बिल्कुल सही है, आप भी ठीक हो, पद चिन्ह भी कहा जाता है और स्तूपों को भी माना गया है। तो जो ऑप्शन में हो, मान लो भाई एक को चुनना होगा तो वैसे तो दोनों को एक साथ दिया नहीं जाता है, बट पद चिन्ह के साथ चले जाना अगर ऐसा भी चुनना पड़े तो। ठीक है, इसके अलावा एक और है भाई सिंह, शेर। शेर की यदि हम बात करें तो ये कहता है कि भाई जो बुद्ध जी थे वो निडर थे, है ना, और ज्ञान जो है शक्ति का प्रतीक माना गया है। तो बुद्ध जी जो है, बुद्ध के निडर, निडर और ज्ञान प्राप्ति, या हम कहें ज्ञान की शक्ति का प्रतीक सिंह को माना गया है, शक्ति का प्रतीक। ठीक है, इसके अलावा और क्या याद रखना है, हाथी। एक सेकेंड, थोड़ा उल्टा हो गया है, इसको सही करते हैं। यहां पर हम कहेंगे कि बुद्ध के निडर एवं शक्ति के प्रतीक के रूप में इसे माना गया है, सिंह को माना गया है। ठीक है, एक और आता है भाई भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है, और भूमि स्पर्श मुद्रा जो है बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के समय धरती का गवाह होना या गवाह बनना, ये है सॉरी भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है, हद्दाशील हम पढ़ चुके हैं पहले ही। और कोई दिक्कत किसी को, धर्म चक्र प्रवर्तन, हाँ एकदम ठीक है, बोधि वृक्ष ही पीपल है, हाँ बिल्कुल सही है ना। चलो, और कोई डाउट। अब थोड़ा सा स्तूपा को पढ़ लेते हैं, जो स्तूप हैं इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में दिए गए हैं। तो स्तूप की यदि हम बात करें तो पहली बात, इस तरीके से एक स्टैचू दे देगा या फिर पूछ लेगा कि इसमें से जो, से यहाँ एक वर्ड दिया तोरण, तोरण क्या है,
तोरण के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। तो देखो सबसे ऊपर जो बना हुआ है वो क्या है भाई, आपका छत्र है। यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, सबसे ऊपर छतरी, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और जिनको हिंदी में जानना है वो ऐसे पढ़ेंगे भाई, ये लिख लिया मैंने छतरी, ठीक है, सबसे ऊपर। फिर उसके नीचे जो बना हुआ है ये पूरा पिक्चर आपको मिलेगा, उसे कहा जाता है हर्मिका, ठीक है। और ये जो गोल इस तरीके से बना हुआ है ये अंडा है। फिर हर्मिका के नीचे जो है क्या आ जाएगा, आपका यष्टि आ जाएगा, यष्टि, ठीक है। हर्मिका के नीचे कुछ इस तरीके से बना, ऐसे देखो ऐसे बना हुआ है, तो ये तो हो गया भाई अंडा पूरा, ठीक है। इसके ऊपर हम देख रहे हैं इस तरीके से एक बना हुआ है। अब ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, इसे कहते हैं हर्मिका, इसे कहते हैं हर्मिका, ठीक है। इसके ऊपर भी कुछ बना हुआ है ऐसे ऐसे करके, ये वाला, इसे कहा जाता है छतरी, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो इस तरीके से कुछ बना हुआ है इसे कहा जाता है यष्टि, इसे कहा जाता है यष्टि, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि गेट के चारों तरफ जैसे ऐसे यूं गेट सा बना हुआ है कुछ यूं यूं करके, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है तोरणा, तोरण, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये चारों तरफ से जो है ऐसे बना हुआ है, उसे कहा जाता है वेदिका। एक प्रदक्षिणा पथ है जो कि चारों तरफ घूमने के लिए बनाया गया है, और कोई एक ही वर्ड लिखा हुआ है, बस एक लास्ट में जो बचता है यहाँ पर वो हो जाएगा आपका प्रदक्षिणा पथ। उसका मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे हम मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर में हम जो है, जो मुख्य मंदिर उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ, तो वो भी यहाँ पर भी है, ठीक है। अब यहाँ कुछ ऐसे जो है, हाँ वो पढ़ने वाले हैं कौन कौन से स्तूप हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब स्तूपों के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं कि जैसे कि बात करें भाई सांची का जो स्तूप है, सांची का स्तूप ये कहाँ पर बना हुआ है, तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अच्छा ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था ये बताओ। ये यूनेस्को में शामिल है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, इसे अशोक के द्वारा बनवाया गया था, अशोक के द्वारा इसे बनाया गया है। दूसरा अगर हम कहें एक स्तूप है रामभर स्तूप, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं ऐसे, बताइए कि ये स्तूप कहाँ पर है, सबसे बड़ा जो होगा वो मैं बता दूंगी आपको। तो रामभर स्तूप की यदि हम बात करें ये कहाँ हो जाएगा, ये है आपका कुशीनगर में। और कुशीनगर को हम देखते हैं कि निर्वाण प्राप्ति की धरती माना गया है, तो यहाँ हम कहेंगे कि ये महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में, महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला हो जाता है आपके लिए धम्मेख स्तूप, धम्मेख स्तूप ये कहाँ होगा, ये है सारनाथ में। और सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, यहाँ प्रथम उपदेश नहीं श्रावस्ती में होगा, ये हो जाएगा प्रथम उपदेश यहीं पर था। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, ठीक है। इसके अलावा एक स्तूप है इनका केसरिया वाला, केसरिया स्तूप जो कि सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा है, केसरिया स्तूप ये कहाँ है, ये बिहार में हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा स्तूप से क्वेश्चन आता है, एक स्तूप है आपका चौखंडी वाला, चौखंडी स्तूप ये कहाँ हो जाएगा, ये होगा सारनाथ में, और इसे जो है बुद्ध के सम्मान में बनाया गया है, बुद्ध के सम्मान में। इसके अलावा एक और है महाबोधि, महाबोधि ये कहाँ है, ये है बोध गया में, बोध गया में, ठीक है। और इसे मान गया है ज्ञान प्राप्ति के रूप में, ज्ञान प्राप्ति स्थल के रूप में, ठीक है। 1989 में हुआ था, ओके वेरी नाइस, बहुत अच्छे। हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इसको भी मेंशन कर दिया है ताकि आपका एक भी पॉइंट ना छूटे, ठीक है। तो उम्मीद है जो चीजें आपको बताई है
वो आपके दिमाग में थोड़ी फिट हुई होगी। जिन्हें डाउट है कुछ चीज़ों को लेकर वो थोड़ा सा मुझे बता देंगे कि कहाँ क्या डाउट है। और कोशिश आप लोग भी करिए, है ना। जब तक आप लोग कोशिश नहीं करोगे पढ़ने की, समझने की, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको कितना ही लिख कर दे दूं ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जब तक आप लोग उसे नहीं पढ़ोगे खुद से तब तक कुछ नहीं होने वाला है ना। तो मेरे साथ साथ आपको मुझसे ज्यादा मेहनत करनी है। एग्जाम में आप लोग बैठेंगे तो रिवीजन पर आपको ज्यादा फोकस करना है और क्वेश्चंस को भी क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। तो अभी जो पीछे क्वेश्चन दिए थे आई होप वो सारी चीजें आपने पढ़ ली हो, क्वेश्चंस को देख लिया हो। रिवीजन करो, क्वेश्चन पढ़ो और देखो मेरा क्या कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, उसके लिए फिर से वापस नोट्स पर जाओ। ये जैन धर्म और कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद हम फिर से जो है मतलब क्वेश्चन लेकर आएंगे PYQ। और आप सिलेबस को लेकर परेशान बिल्कुल ना हो, आपका बिल्कुल टाइमली सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल करा देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, मतलब कि कल एक नया टॉपिक होगा हमारा जैन धर्म वाला, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।